तो महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर हो रहा है और काफी तेजी से जो है पूरे घटनाक्रम वे बदले हैं। आपने अभी सुना प्रफुल्ल पटेल को और आपने सुना अजीत पवार को भी। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि अजीत पवार हमारे नेता चुने गए हैं। हमने स्पीकर को भी ये सूचित किया है कि अनिल पाटिल जो पहले भी चीफ विप थे हमारे चीफ विप रहेंगे। हमें जो भी नियुक्ति करनी होगी हम मानसून सत्र से पहले आधिकारिक तौर पर सब कुछ कर लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा प्रफुल्ल पटेल ने कि 21 जून को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया था। इससे पहले हमने जयंत पाटिल को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते अब ये पद सुनील तटकरे को सौंपता हूं। और ये भी बात स्पष्ट की गई है कि किसी भी पार्टी द्वारा अयोग्यता या निलंबन नहीं किया जा सकता है। ईसीआई के पास भी अधिकार नहीं है, यह अधिकार स्पीकर का है और ये एक लंबी प्रक्रिया है और स्पीकर की मंजूरी के बिना ये नहीं हो सकता। तो ये तमाम बातें साफ हो गई हैं। अब इसका क्या मतलब है? हमारे साथ महाराष्ट्र से कई वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, हमारे साथ कुछ नेता भी हैं। जयंत मयंकर हैं वरिष्ठ पत्रकार, रवि किरण देशमुख वरिष्ठ पत्रकार, समर खड़ास वरिष्ठ पत्रकार, राकेश शेट्टी प्रवक्ता कांग्रेस, आसिफ भामला नेता बीजेपी। सबसे पहले इस अजीत पवार को सुना गया और जब हमने सुना प्रफुल्ल पटेल को, प्रफुल्ल पटेल ने ये साफ कर दिया है कि कहीं कोई अयोग्यता भी नहीं होने वाली है। तो जयंत मयंकर जी, ये साफ है कि अब आपको क्या तस्वीर अब नजर आ रही है? आपने सुना प्रफुल्ल पटेल ने काफी चीजें साफ की हैं। इसके पहले एक शक्ति प्रदर्शन की बात हो रही थी एकनाथ शिंदे की तरफ से। यहां पर लगातार बैठकें या मीटिंग्स हुई हैं अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में, जहां पे कोई भी शिंदे गुट का नहीं रहा है। शिंदे अलग थलग पड़े हैं और यहां इस खेमे में अब सब ठीक है, क्या ये कहा जा सकता है? ये सही है कि पवार के आने के बाद शिंदे गुट अलग थलग हो गया है और ये भी हो सकता है, यानी यहाँ तक की बातें मीडिया में चल रही है कि क्या इसका मतलब ये निकले कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री में भी बदलाव हो जाए। तो ये आगे चलकर ये भी हो सकता है, क्योंकि आज जो है ये दोनों ग्रुप मिला के, यानी तीनों ग्रुप मिला के बीजेपी के साथ बीजेपी समर्थक या सरकार समर्थक एमएलए की संख्या 190 तक चली गई है। और इसमें एक प्रकार से ये 16 एमएलए का जो एक इश्यू है जो स्पीकर के पास पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर कुछ निर्णय आ जाए तो वो एक कारण दिखा के एक प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में हमको जिस प्रकार से चाहिए, 3 नहीं जो हमको चाहिए उसी प्रकार से, क्योंकि एक तरह की एक नाराजगी चल रही है शिंदे और फडणवीस के बीच में, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि कुछ 5 मंत्रियों को हटाओ, तो वो माना नहीं गया था। फिर उसके बाद उन्होंने एक एडवर्टाइज दी थी जिसके ऊपर भी बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मेरे ख्याल से एक प्रकार से शिंदे पूरे अलग थलग हो गए हैं और जिस प्रकार की डेवलपमेंट हमने 2 हफ्तों में एनसीपी के बारे में देखी, उसी प्रकार की ये भी एक डेवलपमेंट 1-2 हफ्तों में या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में हम देख सकते हैं। रवि किरण जी, आपको क्या लग रहा है इस समय? ये सवाल अब जो था कि असली एनसीपी कौन है, वैसे ही जैसे कि जब 1 साल पहले शिंदे ने बगावत की थी और वो सरकार में शामिल हो गए, तो असली शिवसेना का प्रश्न लंबे समय तक खड़ा था। बाद में उनकी जीत होती है वो अलग बात है, लेकिन अभी जो असली एनसीपी वाली बात है, अब जब प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार ने कई बातें साफ की हैं, तो क्या दिखता है एनसीपी का भविष्य? क्या इस पर कोई अभी टकराव है? भले ही शरद पवार कह रहे हों कि वो पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे, लेकिन जो संख्या बल है और जिस तरह की बातें साफ की प्रफुल्ल पटेल ने, कहीं कोई अयोग्यता का मामला नहीं हो सकता, कोई पार्टी किसी को अयोग्य करार नहीं दे सकती, स्पीकर का ये अधिकार है, वो एक लंबी प्रक्रिया है, यानी कि अभी ये सब कुछ एक कंट्रोल में दिखता है? नहीं, कंट्रोल में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल शाम को ही जब एनसीपी के नेताओं ने विधानसभा के अध्यक्ष मिलिंद नार्वेकर को जब उन्होंने पिटीशन फाइल की उनके साथ 9 लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, तभी ये मामला साफ हो गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया शरद पवार ये सारा जो पार्टी में मामला चल रहा है उसको इतना सीधे तरीके से नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मामला गर्माता गया और आज हम देख रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार ने एक अलग निर्णय लिया है। अब इसमें 2 बातें आती हैं। विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उच्चतम न्यायालय का जो फैसला शिवसेना के बारे में आया था
कि सही पार्टी कौन सी है विधानसभा के परिक्षेत्र में, इसका फैसला, इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष ले सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन हमारा जो एक दूसरा कानून है जी, जिसके तहत निर्वाचन आयोग जो है वो पार्टी की मान्यता और पार्टी के जो घटना होती है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मान्यता देने का काम या सारा जो उनका जो काम कारोबार है वो देखती है। इसमें दो बातें हैं, क्या निर्वाचन आयोग के पास कौन जा रहा है, कौन चैलेंज कर रहा है, क्योंकि ये मामला अभी सामने नहीं आया तो जब है। अभी रवि किरण जी, जो पवार साहब कह रहे हैं, शरद पवार के स्पीकर को अजीत पवार और 8 एनसीपी विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन की अपील की गई है, उसका क्या? नहीं, उसका तो यह है कि कल उन्होंने 9 लोगों के खिलाफ ये जो पिटीशन फाइल की है, अभी लगता है कि ये मामला विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर जी के हाथ में जाएगा और वो निर्णय लेंगे। और इन्होंने अजीत पवार वाले ग्रुप ने अभी एक उनके ऊपर काउंटर ये सबमिट किया है, अपना जो कहना है उनका सबमिशन किया है। अभी दोनों को सामने रखते हुए अपना निर्णय लेंगे वो। अभी इसमें एक देखना चाहिए कि राहुल नार्वेकर क्या तुरंत इसकी सुनवाई शुरू कर देते हैं या वो समय लेना चाहते हैं आराम से। अगर जैसे शिवसेना के बारे में वो ले रहे हैं समय, कोई निर्णय नहीं आ रहा है ना, उन्होंने शिवसेना के किसी नेताओं को अभी तक समन्स नहीं भेजा है कि मेरे सामने पेश हो जाइए और अपना जो पक्ष है वो रखिए मेरे सामने, ऐसा तो नहीं कहा है। तो लगता है ये मामला आगे चलता जाएगा और इसमें निर्णय तुरंत नहीं आएगा। और ये सब कुछ जो हुआ, अजीत पवार के साथ विधायक आए, उसके बाद भाजपा को लगता है कि अब जो जिस तरह का संख्या बल है, मजबूती है उनकी सरकार में, और ऐसे में आसिफ बामला साहब क्या अब ऐसा ये महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उस पे देखिए, सभी लोग किससे बात कर रहे हैं, सबका अपनी अपनी एक इस पर एनालिसिस है, एक आकलन है, तो बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं। और एक बात ये भी है कि अब भाजपा को जरूरत नहीं है एकनाथ शिंदे की, जैसे वो अलग थलग से दिख भी रहे हैं, और यहाँ पर लगातार देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की बातचीत होती है, वो अलग शक्ति प्रदर्शन की अपनी बात करते हैं। तो क्या बीजेपी को अब बिना एकनाथ शिंदे के वहां पे सरकार में बने रहना आसान लग रहा है? तो एकनाथ शिंदे अब जरूरी नहीं है बीजेपी के लिए, ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने ट्वीट देखा, देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे जी दोनों एक कार्यक्रम में, और ऐसी कोई बात ही नहीं। मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी रहेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में ये सरकार चलेगी, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना तो ये और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी साहब, फिर ये मिलकर जो बैठकें हो रही थी जिसमें कहा गया कि शायद पावर शेयरिंग की बात हो रही है, बंटवारे की सीट माफ कीजिएगा, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल कैसे होगा, उसमें कहाँ नजर आए ना एकनाथ शिंदे ना उनके गुट का कोई, वो एक अलग शक्ति प्रदर्शन की बात करें या अजीत पवार और या फडणवीस जी हैं। इसके पहले जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब भी 3 पार्टियां थी, आज भी 3 पार्टियां, कोई नया या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जहां तक उनके अपने मंत्री मंडल के जो मंत्री की शपथ हुई है, उन्हें क्या मंत्रालय देना चाहिए, उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस राज्य में, वो उन्हीं के पार्टी से दरमियान करेगी। अब इसके पहले जब उद्धव जी के सरकार थी और कांग्रेस की थी, तो उनके मंत्री, उन्होंने बताया होगा कि भाई इस मंत्री को ये दीजिए, ये मंत्रालय तो इस दीजिए। पूरी प्रक्रिया से शिंदे साहब अलग हैं थोड़ा? नहीं, तो इस प्रक्रिया में शिंदे जी को जो है, अगर यदि नहीं भी है तो ये हर प्रक्रिया में मुख्यमंत्री नहीं रहते, ये एक प्रिलिमिनरी चर्चा रहती है, उसके बाद जो है सिक्का मोर्तब। नहीं, सुनिए मेरी बात, जब आपने एक बात छेड़ी है तो उसके मुझे पूरा सबमिट करें। तो सिक्का मोर्तब तो चीफ मिनिस्टर ही करेगा, तो ही तो जाके वो मंत्रालय एलोकेशन होंगे। तो ये गैर समझ जो तैयार कर रहे हैं। और जहां तक विपक्ष की बात है, मैं ये कह दूं, आपस में उन्हीं के झगड़ा हो रहा है। वो कह रहे जितेंद्र आव्हाड बनेंगे विरोधी पक्ष नेता, कांग्रेस कह रही है कि नहीं हमारा विरोधी पक्ष नेता बनेगा। तो ये तो चिंता उन्हें करनी चाहिए कि भाई विरोधी पक्ष नेता कौन बनेगा। जहां तक हमारा सवाल है, वो तो कांग्रेस से पूछेंगे, कांग्रेस का अपना दावा है। आपने जब बात निकाली है तो एक और छोटी सी बात, इससे पहले कि ब्रेक लें, संजय राउत ये बार बार संकेत देते आए, बल्कि उद्धव गुट जो है, एक मिनट आसिफ बामला साहब, आप ही के पास आ रही हूं। आसिफ बामला, आपसे ये मैं पूछना चाहती हूं, आपकी प्रतिक्रिया, आप इसको आप
कैसे देखते हैं संजय राउत का जो बयान, या उद्धव गुट जो है वो लगातार वहां से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदल सकता है। संजय राउत ने तो अब ये तक कह दिया कि आप लिख कर ले लें, मुख्यमंत्री बदलेंगे यहाँ पे। संजय राउत जी पिछले जिस दिन से सरकार बनी है उसके हर दिन से कह रहे अगले 1 महीने में बदल रही सरकार, तो उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। अब उनको खुद लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। अन्य चैनल ने उनका बाइट लेना बंद कर दिया है। ये तो एक प्रख्यात चैनल है एनडीटीवी, जिसको हम सब समझते हैं कि एक अच्छा चैनल है। कम से कम अब इन्होंने भी इनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि वो ही उल्टे मुंह गिरे हुए। आज उनकी स्थिति क्या रही है मुझे आप बताइए। आज उनकी पार्टी गमा ठीक है, उनकी जो भी आप कह रहे हैं उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाए, तो यानी कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं बदलने वाला, आप ये कह रहे हैं कि संजय राउत की बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बाकी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, पत्रकार भी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता हैं, एक ब्रेक लेंगे और हम वापस लौटते हैं इस चर्चा पे। महाराष्ट्र में महाराजनीति जो चल रही है उस पर वापस आएंगे। महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच बिहार के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है। नीतीश ने 17 साल में किसी विधायक सांसद को समय नहीं दिया। जब से नीतीश ने राहुल को नेता स्वीकार किया, तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से ही जेडीयू में विद्रोह की स्थिति है। तो ये सब वहाँ पर से भी चर्चा इस समय हो रही है कि महाराष्ट्र में जो हुआ है उसके बाद अब बिहार में क्या। लेकिन पहले महाराष्ट्र की बात कर लें और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। राकेश शेट्टी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, समर खड़ास, वरिष्ठ पत्रकार, और बाकी तमाम मेहमान भी हैं। राकेश शेट्टी साहब, सबसे पहले महाविकास अघाड़ी की जो बात इस समय हो रही है और शरद पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया, ये कह रहे हैं कि अब असली लड़ाई घड़ी को लेकर है कि घड़ी किसकी। लेकिन पहले भी ये जो लड़ाई हुई, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, लंबी लड़ाई लड़ी गई शिवसेना के सिंबल को लेकर, हमने देखा कि वहां क्या हुआ है। अब वही चीज यहां दोहराई जा रही है। महाविकास अघाड़ी इससे कमजोर होती है, ये बार बार आवाज आ रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आप कैसे इसे देखते हैं जब पार्टी इस तरह से टूटती है, एनसीपी इस तरह से बिखरती है? तो शरद पवार अगर ये कह रहे हैं कि वो पार्टी को दोबारा से खड़े करेंगे, यानी कि अभी जो स्थिति है वो तो वही है कि पार्टी में काफी कमजोर है, तब वो दोबारा से सबको जुटाएंगे। देखिए, इसमें पहला हमें ये समझना है कि एनसीपी का जो आज हम परिस्थिति देख रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने अजित पवार को इरिगेशन स्कैम का मास्टरमाइंड और सर्वे सर्वा कह रही थी, उसी अजित पवार के खिलाफ पूरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया था। हर मंच पे वोट जो मांगा गया था वो अजित पवार के खिलाफ, और ये वादा किया था महाराष्ट्र की जनता को कि अजित पवार को जैसे हम सत्ता में आएंगे हम उनको, सुनील तटकरे जी को जेल भेजेंगे जी। मगर आज जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो बहुत निराश होगा ये देखकर कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हमने वोट डाला है उसी व्यक्ति को इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। कुछ दिन पहले आपको बता दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने हसन मुशर्रफ जी के ऊपर जो केस चल रहे थे, एंटीसिपेटरी बेल पे थे, वो खारिज कर दिया था। इसका मतलब किसी भी वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको अरेस्ट कर सकती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री पद का शपथ दिलाया, तो क्या जवाब देंगे वो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को? क्या जनता को जवाब देंगे? अभी जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी को, वो इतने कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ हमने वोट डाला, जैसे आप एकनाथ शिंदे और उनके 40 ठीक है, अगर उनके वोटर्स कंफ्यूज्ड, आप एक बात कह रहे हैं कि अजीत पवार के खिलाफ वोट मांगा, अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार की बात की गई और अब अजीत पवार जो है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। आसिफ बामला, बीजेपी के वोटर्स कंफ्यूज्ड हैं कि हो क्या रहा है? पहले जिनके खिलाफ वोट मांगा जाता है, जिनके ऊपर इतने आरोप लगाती है बीजेपी, वो ये बार बार विपक्ष कहती है कि एक वॉशिंग मशीन है यहाँ पर, जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं सारे आरोप धुल जाते हैं। ये वापस यही बात साबित हो रही है। ये सारी श्रृंखला
तो कांग्रेस के प्रवक्ता को और समझना अभी चाहिए क्या कि- हुआ? नहीं, शुरू तो आप ही ने किया। शुरू हमें किया या तो नहीं एक किया? आप absolute- फॉलो कर रहे हैं या नहीं? हमें एब्सोल्यूट मैंडेट मिला था शिवसेना अजीत पवार के बीजेपी ऊपर को। आरोप लगाए थे पहले, अभी आपने- अजीत पवार वापस आपने- बीजेपी में नहीं, हैं। हम ले रहे ना, आरोप ले रहे हैं। हम आरोप लेने के पहले आरोप देने की भी तो क्षमता रखे ना। अरे आपसे जो उसी पूछा अजीत- जा रहा है आप उसके ऊपर मेरे ख्याल से बता रहा हूं मैं बताएंगे आपको। तो बेहतर होगा, आप ही क्योंकि ने समय तो कम है। पर आपने उस अजीत पवार को, जब आपने विरोधी दल का नेता सारे सर्वदलीय नेताओं ने चुनकर जब आपने बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने मिलकर जब उसको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया, पर तब आप राकेश जानते शेट्टी, थे तो ये कोई तू प्रॉब्लम मैं नहीं है। कि आपने पहले तो कांग्रेस ने किया, तो- बीजेपी कर रही है, फिर आप कहेंगे बीजेपी कर रही है। इस समय मैंने आज- आपसे पूछा था तो राकेश आज- शेट्टी, एक सेकंड आसिफ मामला साहब। राकेश शेट्टी, महाविकास आघाड़ी की स्थिति कमजोर होती है इस समय, ये आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरह हम अगर ग्राउंड रियलिटी देखते, जी। एकनाथ शिंदे और 40 देखिए आमदार जाने के बाद आपने देखा होगा कि जो क्राउड है, जो वोटर है, वो उद्धव ठाकरे जी के साथ है, आदित्य ठाकरे जी के साथ है। उसी तरह एनसीपी के जो लॉयल कार्यकर्ता है और जनता है, वो जो है वो शरद पवार और अब ये सुप्रिया देखना होगा कि एनसीपी के कितने लॉयल कार्यकर्ता और वर्कर्स बचते हैं वहां पर। एक बड़ी संख्या में लोग अजीत पवार के साथ गए। हमारे साथ समर खड़ास वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। समर खड़ास जी, एक ओवरऑल व्यू से में आपको क्या लगता है, क्या आप मान रहे हैं इससे कि एकनाथ शिंदे अलग थलग पड़ते हैं? एकनाथ शिंदे का भविष्य जो है वो खतरे में है अजीत पवार की एंट्री के बाद? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे जी का भविष्य जो है वो अजित पवार जी के आने के कारण। आपको नहीं लगता कि सीएम बदल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। इसका कारण ये है, आप देखिए कि ये जो पूरा सियासी खेल बना है जी। वो महाविकास आघाड़ी का जो वोट शेयर है, मतलब शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का, वो उसमें सेंध नहीं लगा पाई भारतीय जनता पार्टी शिवसेना तोड़ने के भी बाद। शिवसेना टूटने के भी बाद उद्धव ठाकरे को जो सिंपैथी मिली, उस सिंपैथी के कारण उनके ध्यान में आया कि ये सेंध वो नहीं लगा पा रहे, और इसी कारण जो है अजीत पवार जी को उन्होंने सरकार में ले लिया है। अब सवाल ये है कि इसके बाद शरद पवार आज जिस तरीके से निकले हैं, तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी को सिंपैथी मिली है उनके जनाधार में, तो शरद पवार जी का जो जनाधार है, जो पश्चिमी महाराष्ट्र में ज्यादा करके है और मराठा स्ट्रॉन्ग बेल्ट में उनका सबसे ज्यादा जनाधार है, तो ये सिंपैथी अगर शरद पवार भी गेन करते हैं तो उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली है। और इसीलिए ये सिलसिला ये आज का नहीं है, गए 2-3 महीने से प्रयास चल रहे थे और शरद पवार जी को मनाने की भी कोशिश की गई एनसीपी के अंदर, लेकिन शरद पवार जी नहीं माने। वो चाहते थे कि शरद पवार के साथ में हम बीजेपी को ज्वाइन करें, लेकिन शरद पवार ने नहीं माना। तो इसमें शिंदे जी को हटाने की कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि अगर शिंदे जी को हटाएंगे तो सारा खेल उलट पुलट हो सकता है, क्योंकि पहले ही उद्धव ठाकरे को सिंपैथी है। अगर शिंदे को हटाते तो शिंदे के साथ जो एमएलए है उसमें से कई एमएलए वापस जा सकते हैं शिवसेना के पास, तो ऐसे में पूरा खेल बिगड़ सकता है। तो शिंदे जी को हटाने की कोई बात ही नहीं है, इसीलिए तो अजीत पवार ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की जो ओथ है वो ले है। अदरवाइज अजीत पवार तो सीएमशिप के बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो डीसीएम बने। आपको ये लगता है कि इसकी वजह है शिंदे जी को हटाने से सारा खेल और ज्यादा उलट पुलट होगा? तो एक ये भी नजरिया है देखने का कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सीएम नहीं बदलेंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी हैं जो मानते हैं कि क्या शिंदे जी की कुर्सी जो है वो खतरे में है। धन्यवाद अब आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र की जो घटनाक्रम है उसमें लगातार कई बदलाव आ रहे हैं, कई बातें अब साफ हुई हैं। अजीत पवार सामने आए और प्रफुल्ल पटेल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।